सलाम नमस्ते। अपनी कहानी के पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने बताया था ना कि सीने में दर्द के साथ मुझे ज़ोरों की नींद आ रही थी। फिर शायद ख्वाब में माँ पापा भी आए थे और उसके बाद चले गए थे। फिर मैं भी सो गई थी। पर सुमन सच कहती है कि नींद मेरे नसीब में नहीं। मुझे कुशल की आवाज़ मिल रही है। लगता है वो आज ही आ गया। पता नहीं अपने पापा से क्या बोले जा रहा है। मालूम नहीं मैं कुछ देर सोई भी या नहीं। और ये अफरा तफरी से क्यों मची हुई है। मैं ज़रा सा सो क्या गई, बस घर में हंगामा होना तय है। मेरे बिना तो इस घर में जैसे कुछ होगा ही नहीं। मुड़कर देखती हूँ तो दूसरे कमरे में कुशल अभी भी हैरान होकर अपने पापा से कुछ पूछ रहा था। कुशल, क्या हो गया बेटा? मैंने ज़ोर से पूछा, पर उसने जैसे सुना ही नहीं। हाँ, बड़े होने के बाद बच्चों को हमारी आवाज़ सुनाई भी कहाँ देती है। आज मुझे विश करने की जगह पापा से बातें कर रहा है। जाने दीजिए, मैं सोनम से पूछ लेती हूँ। सोनम, क्या हुआ बेटा? कुशल क्यों परेशान है? सोनम, कुछ बताओगी या तुम भी इस तरह चुप रहोगी? अच्छा, ये लोग ज़रूर मुझे कोई बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए नाटक कर रहे हैं। पर इन सब की चुप्पी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कुशल, कुछ बताओगे मुझे? इस बार तो कुशल को मैंने दोनों हाथों से पकड़कर झकझोर दिया। पर यह क्या, मेरे हाथ तो उसे छू भी न सके। उसके बदन के आर पार हो गए। वो वैसे ही बुत बना खड़ा रहा। मैं अभी भी सो रही हूँ कि सपना देख रही हूँ? मैंने खुद को चूटी काटते हुए बिस्तर की तरफ देखा। हाय राम, ये क्या? मैं तो बेड पर लेटी हूँ और सोनम मुझसे लिपट कर रो क्यों रही है? सोनम बेटी, मैं यहाँ हूँ, देखो इधर। पर तभी आसपास कुछ बादलों जैसा दिखा जिस पर देवलोक के लोग दिखे। बेटी, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। अब हम तुम्हारी 13वीं होने के बाद तुम्हें लेने आएंगे। तब तक तुम यहीं अदृश्य रूप से अपनों के बीच रहो। मैं धड़ाम से वहीं बैठ गई, पर मेरे पैरों में कोई तकलीफ नहीं हुई। वहीं कमरे में कोने में बैठ सबको देखने लगी। मेरे अचानक गुजर जाने के बाद लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सब बस एक ही सवाल कर रहे थे, अचानक ये सब कैसे हो गया? वो तो इतनी एक्टिव लेडी थी। हाँ, एक्टिव तो बहुत थी माँ, पर अपना ख्याल नहीं रखती थी। क्या? मैं अपना ख्याल नहीं रखती थी? ख्याल रखने के लिए समय लगता है। समय ही कहाँ मिलता था मुझे। मैं तो सबका ख्याल रखने में ही खुश रहती थी। पर इसमें मेरे परिवार वालों का क्या दोष? हाँ, पर अगर बच्चों या पति ने मेरी थकान महसूस करके मुझे काम करने से रोक लिया होता तो शायद मैं अपना भी ख्याल रख लेती। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है। मैंने मुड़कर देखा तो पोता अंशुल बहू की चुन्नी पकड़कर खींच रहा था। रुको अंशुल, दादी नहीं रही, अभी खाना नहीं बन सकता घर में। रुको, मैं पापा को कुछ बोलती हूँ इंतज़ाम करने के लिए। पोते को देखते हुए मैं सोचने लगी कि मैं तो किसी के घर मौत होने पर फ़ौरन खाने पीने का सामान लेकर जाती थी। बीमार होकर भी पड़ोसी धर्म निभाती थी। पर आज शायद कहीं से अभी तक कुछ नहीं आया। सबको पता है कि घर में छोटे बच्चे हैं, फिर भी चलो चलो जल्दी करो सोनम, शुद्धि क्रिया की तैयारी करो, बॉडी को ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते। कुणाल को बिटिया से ऐसी बातें कहते सुन सोचने लगी कि मैं इतनी जल्दी बॉडी हो गई, मेरा नाम भी मेरे साथ ख़त्म। मुझे सजा संवार कर विदा करने की तैयारी हो गई थी। सुहागन थी, सो लाल साड़ी और बिंदी में खुद को देखकर सोचने लगी कि मेरे बर्थडे वाली साड़ी जो बच्चों ने गिफ्ट की थी मुझे, अरे वो तो मैंने पहनी ही नहीं। ब्लाउज सिलवाने की फुर्सत ही कहाँ मिली। और गिफ्ट देने वालों में से भी तो किसी ने हक से नहीं पूछा कि माँ, हमारी साड़ी अभी तक क्यों नहीं पहनी। लेकिन फ़ौरन दिल ने गवाही दी कि पहनने वाली ने भी तो कभी खुद के लिए नहीं सोचा। खुद को अगर थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी होती तो औरों का भी ध्यान ज़रूर जाता मुझ पर।
चिता की भेंट चढ़ने के बाद भी अपनों के साथ रहने वाले दिनों में जैसे खुद से मेरी मुलाकात हुई। हर दिन बच्चे मेरी पसंद की चीज़ें सुबह सुबह रख जाते और काका के खाने की राह देखते। एक दिन इडली देखकर याद आया कि वो मुझे कितनी पसंद थी, पर मैं तो हमेशा परिवार की पसंद का खाना बनाती रही। अपनी पसंद के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। घर में लोगों के आने जाने की वजह से सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, पर किसी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सोचने लगी कि क्यों मैं अपने दर्द करते घुटनों की मालिश करके भी सामान सहेजती रहती थी। धीरे धीरे माहौल भी नॉर्मल होने लगा था। बेटा बेटी बहू सब अपने कामों में बिजी थे। सबके लिए अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ थी, जो अपनी ज़िंदगी में मैं कभी समझ नहीं पाई। 13वीं के दिन जब मेरी फ़ोटो के सामने हाथ जोड़ मेरी दोस्त की आंखें नम हो गईं, तो मैंने चीख चीख कर कहने की कोशिश की कि अपना ध्यान पहले रखना। हम माएँ सारे घर का ख्याल रखती हैं, सिवाय अपने। अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार भी याद रहने चाहिए। साल में सिर्फ एक दिन अपनी अपनी माँओं के लिए कसीदे नहीं पढ़े जाने चाहिए, बल्कि हर दिन सारे घर का ख्याल रखने वाली का ख्याल हर किसी को होना चाहिए। पर आज मेरी आवाज़ गूंगी हो गई थी। मुझे कोई भी नहीं सुन पा रहा था। सारे क्रियाकर्म हो चुके थे। आसमान से मुझे ले जाने वाले आ चुके थे। मेरा नन्हा फरिश्ते जैसा पोता वहीं लोगों के बीच खेल रहा था। धीरे से मैंने उसकी कानों में अपने मन की ये बातें कह अपने बादलों वाली सवारी पर बैठ गई। दादी दादी कहकर वह मुझे चारों तरफ ढूंढने लगा। मैं समझ गई कि मेरी बात उसके मन तक पहुंच गई है। अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद की किरण दिए की लौ सी जगमगा उठी। बड़ा होकर अंशुल, मेरा पोता, मेरे मन की बात सब तक पहुंचाएगा ज़रूर।